मनी गुरु देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। फिक्स्ड इनकम, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड इनकम की, किस तरह से आपके निवेश से आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहे और इसके साथ निवेश जो आप कर रहे हैं उसमें आपका रिस्क भी कम रहे। डिटेल में हम आपको बताएंगे डेट फंड्स के बारे में, उनकी कैटेगरी के बारे में, किस तरह से आप ख्याल रखें निवेश करते वक्त, और बाकी बारीकियां डेट फंड्स के ऊपर बताने के लिए हमारे साथ शो में आज जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर क्षितिज महाजन। बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू शालिनी। और शुरुआत क्षितिज सबसे पहले मैं इस चीज से करना चाहूंगी कि अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं, कैटेगरी में हम इसको बांटने की कोशिश करें, क्योंकि पहले हमने देखा है कि सेबी की तरफ से रीकैटेगराइज किया गया है और हर कैटेगरी को बहुत ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो भ्रम की स्थिति रहती थी निवेशकों के मन में वो कम से कम रहे और खत्म हो जाए। तो अब जबकि रीकैटेगराइज किया गया है, उसके बाद अगर मैं इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से समझना चाहूं तो कितनी तरह के होते हैं ये फंड्स? शालिनी, फिक्स इनकम अपने आप में एक बहुत सरल सा टॉपिक लगता है, बिकॉज इसको रिलेट किया जाता है फिक्स डिपॉजिट के साथ बैंक की, जहाँ पे आपने लेट्स से 100 रुपीज़ दिए, 8% इंटरेस्ट आया तो आपको एक साल के बाद 108 रुपया प्री टैक्स मिल गया। डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब आपके ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगा। ऑब्वियसली आजकल 10% TDS करता है अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दें तो, बट जहाँ पे म्यूचुअल फंड फिक्स इनकम का या फिर बॉन्ड्स का ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट इसको बहुत आसान कर दिया है नई क्लासिफिकेशन के साथ। और अगर कोई भी क्लाइंट जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उससे पहले ध्यान दे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत रिस्की ज़रूर है, बट लॉन्ग टर्म में जहाँ तक देखा जा सकता है अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करें तो ये आपको एक अच्छा टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न दे सकता है विज़ाविस आप अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट या सेविंग स्कीम ले रहे हैं तो। क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात आती है, फिक्स इनकम को अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से क्लासीफाई करें तो 3 तरह के फिक्स इनकम कैटेगरीज बनती हैं इसमें। एक आपका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से, एक आपका मीडियम टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से, एक आपका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से। आप 0 डे से लेके आप 1 ईयर तक ले सकते हैं, जिसमें 0 to 3 मंथ्स तक आप लिक्विड फंड्स कर सकते हैं, 3 months to 1 year आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 to 3 ईयर जहाँ तक आता है वो आपका मीडियम टर्म ड्यूरेशन आता है, जिसके लिए आपके पास मीडियम टर्म फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट डेट फंड्स होते हैं, और साथ में आपके अगर आप फिक्स मैच्योरिटी प्लान में इन्वेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे आपका लॉक इन हो जाता है एक यील्ड, और 3 साल के बाद आपको वैल्यू पैसा मिलता है, आप उसमें कर सकते हैं। और मोर देन 3 ईयर्स में 2 कैटेगरी आती है जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 3 to 5 ईयर्स में या 3 to 7 ईयर्स में, जहाँ पे आपके इनकम फंड्स या डायनामिक बॉन्ड फंड्स आते हैं, और मोर देन 7 ईयर्स में आपके गिल्ड फंड आते हैं। तो 3 कैटेगरीज हैं और अंदर उनके सब 2-2 कैटेगरीज हैं। दैट्स हाउ ये वर्क करता है आपका। बिल्कुल, तो 3 कैटेगरी की बात यहाँ पर क्षितिज ने बताई है, लेकिन हर कैटेगरी हर किसी को सूट नहीं होती है। आपको ख्याल इस बात का रखना होगा कि आपका गोल क्या है और किस तरह से आप इसमें निवेश करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं क्षितिज, ज्यादातर लोग जब फिक्स इनकम की बात आती है, जब रिस्क वो नहीं उठा सकते हैं इसकी बात आती है, तो जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उसकी ओर ही भागते हैं। क्योंकि ये एक आम धारणा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क जरूर है, और इसलिए जिन लोगों का रिस्क कम लेने की क्षमता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ नहीं आते, क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं है, वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में ही जाते हैं। 3 कैटेगरी की आपने बात जरूर की, लेकिन लिक्विड फंड में जैसा कि हम देखते हैं आप एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे इन तीनों ही कैटेगरी के लिए समझना चाहूंगी कि रिस्क कितना है इसमें, किन्हें निवेश करना चाहिए। इन तीनों ही कैटेगरी में आपने जो फंड्स हमें बताए हैं उनके बारे में एक एक करके फिर से थोड़ा शॉर्ट में बताएं। ओके, जहां हम शॉर्ट टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं, पहले लिक्विड फंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम 60 डेज़ की मैच्योरिटी के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ पे अगर आप देखें तो कोई 1 दिन 2 दिन 5 दिन जो भी उनके पास शॉर्ट टर्म का पैसा पड़ा हुआ है, मानिए उनको कोई 10 15 20 दिन के बाद ज़रूरत है, उसमें ओवरनाइट जो पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपके आते हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर आप देखें तो जितने भी ये फंड्स होते हैं इसमें ऑन एन एवरेज आपको इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में 6 to 6.5 या 7% तक प्री टैक्स रिटर्न मिलता है।
आने वाली टाइम में जो आपका मार्क टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो 60 डेज़ का है, इसमें वो 30 डेज़ हो जाएगा। 30 डेज़ के बाद मार्क टू मार्केट करेंगे। पहले 60 हो रहा था, अब एक प्रपोजल गया हुआ है, तो रिटर्न थोड़े इसमें कम आएंगे। बट ये बहुत एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इसमें शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट कोई भी म्यूचुअल फंड में नहीं है, इस समय अवेलेबल नहीं है। सो रिस्क फैक्टर बहुत मिनिमम रिस्क है, रिस्क फ्री नहीं है। मैं सभी दर्शकों से बात करना चाहूँगा जहाँ वो बैंक की एफडी में लगाते हैं, वहाँ पे भी आरबीआई जो है पर इन्वेस्टर, पर बैंक जो है उनकी इन्वेस्टमेंट के 1 लाख रुपए की एश्योरेंस देता है। सो बैंक भी आपको एक बॉन्ड देता है कि आने वाले 1 साल में या 2 साल में जितना भी एफडी कर रहे हैं उस टाइम में मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा। सो हमारा ये मानना है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे ऑब्वियसली जो हमें कमिट होता है वो अमाउंट मिल जाता है। सो वैसी तरह से लिक्विड फंड में भी कोई अमाउंट कमिट नहीं होता है, पर यह है कि ऑन एन एवरेज जहाँ आपको सेविंग 3.5-4% देता है, यहाँ पे आपको कम से कम 50% ज़्यादा 6% बिना किसी लॉकिंग के मिलता है। और जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, किसी भी डेट फंड में जब आप रिडम्पशन डालते हैं जहाँ पे लॉकिंग नहीं है, मानिए एफएमपी है या कोई और लॉकिंग लंबा प्रोडक्ट है, तो आपको नेक्स्ट डे ही पैसा मिल जाता है। अगर आपने आज 3 बजे से पहले आपकी एप्लीकेशन पंच हो गई है तो नेक्स्ट डे कोई 11, 10:30, 11 बजे के आसपास आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट आ जाएगा। बिल्कुल। और क्षितिज, जैसा कि आपने बताया भी कि अगर हम बैंक में भी पैसे रखते हैं तो वहां पे भी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि जो कमिटमेंट होता है वो हमें मिलता भी है। डेट फंड भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है और इसीलिए समय समय पर हम हमारे व्यूवर्स को बताते भी रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हमेशा आपका पैसा रिस्क में है, ये सोचना गलत है, क्योंकि ऐसे फंड्स जैसे कि हम आज डेट की बात कर रहे हैं वहां आपको काफी हद तक जो बताया जाता है उसके आसपास ही इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपके पैसे सुरक्षित भी रहते हैं, लिक्विडिटी भी रहती है। और क्षितिज, एक चीज और है, डेट फंड में जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन यहां आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर आप ढंग से गोल बना करके अच्छे से निवेश करें तो आपको मुनाफा भी जरूर होगा। एक बात बताएं क्षितिज, ये काम कैसे करता है, किस तरह से पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, क्या तरीके हैं डेट फंड में पैसे बनाने के, और आगे फिर चल के उसके ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आप समझिए कि जैसे बेसिकली जब बॉन्ड्स में डेट फंड में इन्वेस्टमेंट होती है तो बॉन्ड होता क्या है। मैं सरल भाषा में बताना चाहूँगा सबको कि बॉन्ड एक कमिटमेंट है जहाँ पे अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है कि मैं आपको 100 रुपया देता हूँ 1 साल के लिए और बदले में मुझे 8% रिटर्न देंगे, उसके बदले में वो मुझे एक बॉन्ड साइन करके देते हैं कि 1 साल के बाद, या अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो क्वार्टरली बेसिस पे वो मुझे 8% रिटर्न वापस करेंगे और 1 साल के बाद मेरी 100 रुपये की राशि वापस कर देंगे। तो ऐसे ये बॉन्ड जितने भी होते हैं, सपोज मेरे और आपके बीच में शालनी अगर हुआ है तो ये ट्रेडेबल्स होते हैं मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 साल तक होल्ड करना है। जिसने लिया हुआ है इंटरेस्ट पे वो उससे पहले भी बेच सकता है और कोई और भी उसे वहाँ पे बाय कर सकता है। सो बेसिकली कंपनीज जो हैं या बैंक जो हैं वो मार्केट से पैसा रेज करते हैं क्योंकि आपको अपना बिजनेस रन करना है। बैंक को अपनी शॉप के लिए, लेंडिंग के लिए पैसे चाहिए हैं, या वो आरबीआई से रेज करते हैं या ओपन मार्केट से रेज करते हैं। एनबीएफसीज हैं वो मार्केट से रेज करती हैं। तो इनके बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं और रेज करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है, जहाँ पे आप अगर लेट्स से आपके पास एक मार्केट में ऐड आता है कि आप एक XYZ कंपनी के लिए एक बॉन्ड आया हुआ है, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आपको 10% मिलेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन आपका टाइम होराइजन क्या है, आप 50-60 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बॉन्ड में ना इन्वेस्ट करके आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं। म्यूचुअल फंड की परिभाषा ही है कि पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो आपको एक तो ज़्यादा क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, दूसरा जितने भी आपने बॉन्ड्स एक में ना इन्वेस्ट करके आपने मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो मानिए कल को किसी में 2% है, किसी में 3%, ऐसे करके 50-60 बॉन्ड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है हर स्कीम के तहत। और वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन किसकी क्या मैच्योरिटी आ रही है पेपर की, आपको एक इंटरेस्ट इनकम आता रहता है। और वो जो डेली बेसिस पे जितना इंटरेस्ट इनकम एक्रू होता है वो आपकी नैफ में जो नेट एसेट वैल्यू होती है उसमें एप्रिसिएशन अमाउंट दिखता रहता है। तो मतलब पहला तरीका आपने बताया कि इंटरेस्ट के रूप में हमारी कमाई होती है। राइट, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका, आपने एक फिक्स्ड पार्ट किया, इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरा ये है कि ये बॉन्ड ट्रेडेबल होते हैं। मानिए किसी ने 100 रुपये का बॉन्ड लिया और उस समय इंटरेस्ट 8 रुपये चल रहा है। अब आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट नीचे हो गए, मानिए रेपो रेट कट हुआ, उसके बदले में वो जो ट्रांजिशन था वो ओवरऑल मार्केट में भी हुआ और उस चक्कर में 2% का फर्क पड़ गया। अब वो बॉन्ड, नया बॉन्ड जो अवेलेबल है वो 6% पे है, उसका 6% पे इंटरेस्ट है इस समय। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जो आपका एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा एंड आप देखेंगे कि आपका जो
जो इंटरेस्ट इनकम कम हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। वो बेनिफिट इसलिए मिलता है बिकॉज जो नया बॉन्ड अवेलेबल है वो 102 पे अवेलेबल है विद 6% के साथ, बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है। तो आपका बॉन्ड जो 100 वाला था वो 102 पे अवेलेबल है अभी, तो आपको उसका इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। ये बेनिफिट आपका डिपेंड करता है कि आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को गेज करता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो एप्रिसिएशन अमाउंट आपको मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो पहला तो हो गया आपका इंटरेस्ट पार्ट, जो आपने एक फिक्स्ड कूपन है आपको मिलना है 8% का। दूसरा हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, जो आपका बॉन्ड के जो आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से होता है। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि कल को इंटरेस्ट रेट आपने सोचा नीचे जा रहा है, वो ऊपर चला गया, तो उस केस में आपका जो जिस अमाउंट से आपका बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाता है और जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है उतना ही नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। तो वन इज इंटरेस्ट, सेकंड इज योर कैपिटल एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो इससे आपका यील्ड का फर्क पड़ता है और रिटर्न का फर्क पड़ता है। बिल्कुल, यानी ये दो तरीके हैं जब आपको डेट फंड से पैसे मिलते हैं। इन दोनों ही तरीकों से आप डेट फंड से कमाई कर सकते हैं। और देखिए क्षितिज ने हालांकि कहा कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन कहते यही है कि नो रिस्क नो गेन, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको मुनाफा चाहिए। शालिनी, इसमें एक चीज और भी अच्छी ये है कि दैट जो क्लाइंट कह रहे हैं कि हमें तो एक पर्याप्त जो हमें एक इंटरेस्ट दिया जा रहा है वही लेना चाहिए, तो वो क्लाइंट जो हैं आफ्टर द न्यू क्लासिफिकेशन किसी भी एक्रूअल फंड में लगा सकते हैं। एक्रूअल फंड में क्या होता है, अगर आपका पैसा 3.5 साल का है तो आप ऐसा फंड चूज करिए जिसकी एवरेज मैच्योरिटी जो पेपर ले रखे हैं 3.25 साढ़े 3 साल हो। तो अगर आपने पूरी जर्नी में जो आपका है जो पेपर की मैच्योरिटी का जर्नी है उसके आपने पूरा 7 इन्वेस्टमेंट आपने मेंटेन रखी, तो उसमें 3.5 साल के बाद जो भी उसका एक्रूअल फंड का वाईटीएम होता है माइनस एक्सपेंस वो आपको मिल जाता है। इसमें आप जो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसे आप निगेट करते हैं, क्योंकि आपने फंड की मैच्योरिटी तक फंड को होल्ड करा और फंड ने जिन जिन बॉन्ड में लगाया था उनको उनकी मैच्योरिटी पे उस कंपनीज ने इंटरेस्ट वापस पे कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ फंड्स के थ्रू आप अपना इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। लाइव व्यूवर्स ने हमें मेल भेजी है, तो कुछ मेल्स को भी पहले शामिल कर लेते हैं शो में। हेमंत गुप्ता ने हमें मेल भेजी है। इनका कहना है कि 29 साल इनकी उम्र है और फिलहाल 16,000 हर महीने ये निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। 2 करोड़ रुपए का इन्होंने लक्ष्य बनाया है जिसे हासिल करना है इन्हें मात्र 8 साल में। और पोर्टफोलियो में इन्होंने काफी सारे फंड्स इकट्ठा किए हुए हैं। आपके पास भी इनके फंड्स की लिस्ट जरूर होगी। कुल इनके पास अभी तो फिलहाल 8 फंड्स हैं। जानना ये चाहते हैं कि किस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और पोर्टफोलियो आपको कैसा लगता है इनका? शालिनी, 8 फंड्स बहुत ज़्यादा फंड्स लिए हुए हैं इन्होंने। मेरे सजेशन ये रहेगा कि ये एक टैक्स सेवर कम करें और फंड सिलेक्शन सारी सही है, किसी भी एक फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं और बाकी 6 में अपनी सिर्फ कंटिन्यू करें। 6 फंड विद टैक्स सेवर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। इससे ज़्यादा फंड जो हैं इनके रिटर्न्स को नीचे पुली करेंगे। दूसरी बात अगर आती है इनके जो गोल की, जो 8 साल में ये कह रहे हैं कि इनको 2 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करना है 16,000 के सिप के साथ, जो एक कठिन लक्ष्य है। अगर करना चाहते हैं तो कम से कम 1,22,000 से 23,000 की सिप इनको मंथली करनी पड़ेगी। अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्ष्य नहीं है इनका और अगर इसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं 15 ईयर्स तक करते हैं, तो अगर 40,000 की सिप पिक करते हैं मंथली बेसिस पे तो ये लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अगर अभी सिप नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं तो जब इनके कैश फ्लोज इंक्रीज़ हों अपनी सिप को इंक्रीज़ करें। हमने जो भी कैलकुलेशन मैम कर रहे हैं हम 12% एक रिटर्न के हिसाब से कर रहे हैं कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 12% के हिसाब से इनका रिटर्न आते हैं तो ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात इनके बाकी गोल्स की, इन्होंने एक लक्ष्य की बात करी, पर अगर 15 साल के बाद बात करते हैं तो इनके जो बच्चे की एज अभी 2.5 साल है वो तब 17 साल के होंगे। तब उनकी एडुकेशन के लिए कोई मानिए अगर 50 लाख की राशि इनको चाहिए तो उसके लिए इनको कोई लगभग कोई 3600 की सिप एक साथ में करनी पड़ेगी इनको। तो वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम सिर्फ एक गोल को लेके अपने से प्लान नहीं कर सकते हैं। हर गोल की उतनी ही इम्पोर्टेंस है कि जहाँ पे इनको अपनी उसके हिसाब से सिप प्लान करनी है। और जैसे मैंने कहा यंग हैं अभी, टाइम इनके पास है, तो जितनी जल्दी हो सकता है जब जब इनके पास कैश फ्लोज आएँ अपने सिप इंक्रीज़ करते जाएँ। दूसरा अगर मैं बोलूँ, अगर एक सिंपल सा, मैं आज काफ़ी लोग देख रहे होंगे तो मैं बताता हूँ कि अगर उनको 5 करोड़ की राशि चाहिए 30 साल के बाद तो सिर्फ 14,400 की सिप लगेगी यहाँ से। तीनों चीज़ें हमने कवर कर रहे हैं। 2 करोड़ 14 साल के बाद चाहिए, बच्चे के लिए 50 लाख चाहिए और साथ में अगर इनको 5 करोड़ की राशि चाहिए, तीनों के हिसाब से इनको कोई 58,000 की सिप बैठती है, तो 16,000 की कर रहे हैं अभी। तो एज एंड व्हेन इनके पास कैश फ्लोज आएँ आज 2 साल के बाद 3 साल के बाद अपनी सिप इंक्रीज़ करते जाएँ। ये ग्राउंड रूल ये रहता है 20 to 25% ऑफ योर इनकम, चाहे वो सैलरी से आए चाहे बिजनेस से आए, सिप में जाना चाहिए।
सो सिप इंक्रीज करते रहिए और अपना गोल प्राप्त करते रहिए। ऑलराइट, तो क्षितिज ने एक सवाल में कई चीजें बता दी। जैसा हम हमेशा ही कहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आप अपना जो निवेश है वो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर के चलिए, कंपाउंडिंग का आपको फायदा होता है। क्योंकि क्षितिज, जैसा इसके पहले आपने सवाल में बताया, 1.25 लाख रुपए तो बहुत से लोगों की इनकम ही नहीं होती है, निवेश करना तो बहुत दूर की चीज है। तो आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो गोल सेट किया है, कितना वक्त आपके पास है, इन दोनों में तालमेल होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने हवा में कोई एक लक्ष्य बना लिया है, इस वक्त आपके पास बहुत कम है या आप सिर्फ उतनी नहीं कर पा रहे हैं, तो लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा शालिनी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कई बार 1 साल के रिटर्न देख के अपना लक्ष्य बना लेते हैं। आप समझिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटीज जो है बिजनेसेस में ही लगाती हैं पैसा। बिल्कुल। तो 1 साल मिड कैप या लेट्स से स्मॉल कैप ने अगर 40-50% रिटर्न दे दिया, पर वो नॉर्मली वैसा होता नहीं है। होता नहीं, अगले साल आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। और जैसा हम पिछले 1-1.5 साल में देख भी रहे हैं, जो नए निवेशक हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। वापस हम डेट फंड्स के ऊपर ही आते हैं क्षितिज, जैसा आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। ब्रेक पे जब हम गए थे तो आपने एक कैटेगरी के ऊपर हमारे व्यूवर्स को बताया भी था, एक्रूअल फंड्स की हमने यहाँ पर बात की थी। लेकिन अगर ड्यूरेशन फंड्स की मैं बात करूँ, ये क्या है, किस तरह से काम करता है, कितना % आपको मिल जाएगा इसमें मुनाफा अगर आप निवेश करते हैं? जहाँ तक हमने एक्रूअल फंड्स की बात करी, एक्रूअल फंड्स अगर जैसे हमने बताया कि अगर आप पूरी जर्नी अपनी पूरी करते हैं जहाँ पे पेपर की मैच्योरिटी है, तो आपको एज पर द गिवन बॉन्ड इंटरेस्ट रेट आपको वो मिल जाता है, जहाँ पे आपका जो आपका कूपन जो है आपको डिलीवर हो जाता है। जहाँ ड्यूरेशन फंड की हम बात करते हैं, वहाँ पे आप एक कॉल लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक, या तो आपको इसके बारे में काफ़ी पता हो या आपके एडवाइज़र को पता हो, या आप एक फंड हाउस के पास जाके राय ले सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका एक एंगल आ जाता है, ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट किस तरफ मूव करेंगे। अगर आप गेज कर पा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, तो आप लॉन्ग टर्म पेपर्स में या लॉन्ग टर्म जिनका एवरेज मैच्योरिटी ज़्यादा हो पेपर्स में, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है वहाँ पे आप एवरेज मैच्योरिटी छुट्टी रखें, वही बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं है तो अगर मानिए फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, नुकसान बहुत कम होता है। अगर आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जहाँ पे 1% से 1 साल से कम है, जहाँ पे वहाँ पे आपको बेनिफिट ज़रूर कम होता है, पर एट द सेम टाइम लॉस भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फेवर में, मतलब वो नीचे जा रहा है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट रहे हैं, या आपके अगेंस्ट है, मतलब ऊपर जा रहा है। तो ये फंड्स आपके होते हैं जहाँ पे आप कॉल लेते हैं डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे जो एवरेज मैच्योरिटी ऑफ पेपर की जर्नी पूरी करें फंड के साथ। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, जिसको आप कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, तो आप बीच में भी इसमें से एग्जिट मार सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके एग्जिट के टाइम पे एप्रिसिएशन है या डिप्रिसिएशन है, आपके रिटर्न्स उस पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, तो नजर आपको जरूर यहाँ पर बना करके भी रखनी होगी। अक्षित, जैसा हमने पहले भी बात की थी कि रिस्क तो होता ही है, चाहे हम डेट फंड्स की भी बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा भी IL&FS के केस के बाद बहुत से लोगों का जो विश्वास था डगमगाया डेट फंड्स के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर निवेश में रिस्क की बात करें तो किस तरह का रिस्क होता है, बहुत शॉर्ट में मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि IL&FS के केस में तो हमने क्रेडिट रिस्क देखा ही था। तो किस तरह का इसमें रिस्क रहता है? मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि जैसे मानिए एक फंड में 50-60 बॉन्ड्स हैं जो एक फंड में लिए हुए हैं, जिसमें से एक IL&FS जैसा कोई एक इंसिडेंस हो गया है और वहाँ पे वो 2-3% का एलोकेशन है। मैं मानता हूँ कि उस साल के रिटर्न में स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एज पर सेबी आपको जो भी आपकी पेमेंट अगर डिले हो रही है, आपको इम्पैक्ट इमीडिएटली लेना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका फंड का एलोकेशन कितना है। मानिए उस साल में अगर आपको पूरा 2% का अगर पेपर का एक्सपोजर है, आपको इम्पैक्ट लेना पड़ गया और आपका YTM जो था वो पोस्ट एक्सपेंस 8% था, उसकी जगह आपका रिटर्न 6% रह गया या 5% रह गया। पर आप जब भी फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं, आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मैं सभी इन्वेस्टर्स को एक राय दूंगा कि बिकॉज 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिक्स इनकम में आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 3 साल के बाद म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में फिक्स इनकम में टैक्सेशन 20% विद इंडेक्सेशन होता है। और मानिए आपने इस मार्च में इन्वेस्ट किया तो और आपने 3 साल के बाद अप्रैल में निकाला, तो आपको 4 इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। क्षितिज, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं चाह रही थी कि आपके जो पसंदीदा फंड्स हैं, हम अगर एक बार उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं तो व्यूवर्स को थोड़ी आसानी हो जाती कि कहाँ उन्हें निवेश करना है। लिक्विड फंड से अगर हम शुरुआत कर लें, कहाँ आप निवेश की राय देंगे? तो SBI, ICICI, कोटक में से कोई भी लिक्विड फंड आप ले सकते हैं, तीनों ही अच्छे फंड्स हैं।
चलिए, तो 3 फंड्स आपके पास लिक्विड फंड्स के हो गए, और जैसा हमने बात की थी कि आप इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड फंड के रूप में ही Correct. चुने, तो 3 फंड्स आपको क्षितिज ने बता भी दिए हैं। आगे अगर बढ़े अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आप आईसीआईसी ले सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, कोटक लो ड्यूरेशन ले सकते हैं, यूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ले सकते हैं, और फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर बहुत छोटा आपका गोल है तो यहाँ आप निवेश करें, और इसके अलावा मीडियम टर्म फंड्स की भी हम बात कर लें क्षितिज। सो मीडियम टर्म फंड में इनफैक्ट बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप ट्रिपल ए फंड्स लें यहाँ पे, तो आप एक्सेस का बैंकिंग एंड पीएसयू फंड ले सकते हैं, आईडीएफसी का बैंकिंग एंड पीएसयू फंड ले सकते हैं, या यूटीआई का बैंकिंग एंड पीएसयू फंड ले सकते हैं। ये तीनों के तीनों पीएसयूज और बैंकिंग फंड जो हैं वो ट्रिपल ए बॉन्ड्स में लगाते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, आप रेटिंग तो देख ही रहे हैं, बट उन इन्वेस्टमेंट हाउसेस के साथ इन्वेस्ट करें जहाँ पे इन हाउस रिसर्च कैपेबिलिटीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेटिंग एक क्राइटेरिया है जहाँ पे वो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट उस पैरामीटर पे नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आपको निवेश के पहले पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा, और सिर्फ किसी के कह देने भर से ही काम नहीं चल पाएगा। जैसा क्षितिज ने भी बताया कि आपको हर वक्त नजर भी रखनी होगी, रेटिंग के भरोसे सिर्फ आप नहीं रह सकते हैं। और आज के लिए तो हमारे पास वक्त इतना ही था। क्षितिज, बहुत शुक्रिया आपका, आप शो में आए और इतनी डिटेल में आपने फिक्स्ड इनकम के बारे में व्यूअर्स को बताया। थैंक यू शालिनी, थैंक यू। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।